कैसे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आपको नेक्स्ट। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, ध्यान दीजिएगा, कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और आपको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में हमने पढ़ा था। नेक्स्ट वहीं पे आप चार्ज मास कैलकुलेट करने के लिए जो सब पार्टिकल्स होंगे बाबू उसका सीखा था, साथ ही स्पेसिफिक चार्ज सीखा था कि इलेक्ट्रॉन हो प्रोटॉन हो का जो स्पेसिफिक चार्ज होगा, चार्ज मास का जो रेशियो होगा वो क्या होगा। आज का जो लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम ये रेस्ट मास के बारे में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन का यदि मूविंग मास इतना है तो रेस्ट मास कितना होगा। आज के लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे या पढ़ने जा रहे हैं वो आपका रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। चूंकि ये कुछ बेसिक्स हैं जिसको हम आपको बता देते हैं और यहाँ से क्वेश्चंस का फॉर्मेशन, ये थियोरेटिकल सेक्शन से क्वेश्चंस का फॉर्मेशन आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज्यादा नहीं होता, रेयर होता है, और उसके बाद जो पढ़ेंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, है ना। मगर इसको भी छोड़ा नहीं जा सकता है, इसको भी हमको जानना जरूरी है बाबू। तो आज का जो टॉपिक है आपका रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो पिछले क्लास में बाबू हमने पढ़ा था कि अल्फा पार्टिकल कहते किसको है। ध्यान दीजिएगा, पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? अल्फा पार्टिकल कहते किसको है। तो आपको एक लाइन हम बताए थे, क्योंकि बिना अल्फा पार्टिकल की जाने हुए आप रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को समझ नहीं सकते। तो सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो हम यह जानेंगे कि अल्फा पार्टिकल कहते किसको है। तो आपको एक लाइन हमने लिखाया था अल्फा पार्टिकल के बारे में कि अल्फा पार्टिकल इज, ध्यान दीजिएगा, अल्फा पार्टिकल इज सिंपली हीलियम न्यूक्लियस। ध्यान दीजिएगा, अल्फा पार्टिकल क्या है? हीलियम का न्यूक्लियस है। अल्फा पार्टिकल इज सिंपली हीलियम न्यूक्लियस। ठीक, तो बच्चे बोले सर इस चीज को थोड़ा और अच्छे से समझाते तो मजा आ जाता। हम बोले बाबू बताओ हीलियम क्या होता है। बोला सिंबल सर He। बोले एटॉमिक नंबर बोले कितना, तो बोला 2 सर। एटॉमिक मास कितना, तो बोला सर 4 सर। हम बोले कोई दिक्कत बाबू? बोला बिल्कुल नहीं सर। यहाँ तक आए? बोला आ गए सर। चलो ठीक है। जब हम बात करेंगे इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यदि हम बनाते हैं तो इसमें एक न्यूक्लियस होगा। बोला सर बिल्कुल। और जब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे वो बच्चा क्लास में भी लिखे थे, हाइड्रोजन हीलियम तो 1s2 है ना। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? बोलो 2 सर। एक न्यूक्लियस होगा, इसके चारों ओर 2 इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। सर यह आपका हीलियम है। हम बोले बिल्कुल। बोला सर हाँ। चलो ठीक। हम क्या बोले? अल्फा पार्टिकल इज सिंपली हीलियम न्यूक्लियस। ये आपका हीलियम का न्यूक्लियस है, इसके अराउंड सर्कुलर पाथ में आपका इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? घूम रहा है बाबू। चलो ठीक है। तो अब एक चीज बोलिएगा, अल्फा पार्टिकल यदि हीलियम का न्यूक्लियस होगा, कब यह हीलियम का न्यूक्लियस होगा? जब आप इसके जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं इस इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से क्या करें? भगा दें, तो सिर्फ यहाँ पे हीलियम का न्यूक्लियस ही बचेगा। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, क्या होगा? आप यह तब बचेगा जब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को भगा दें। तो ध्यान दीजिएगा, अल्फा पार्टिकल में क्या होता है? हीलियम एटम से 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें तो आपको अल्फा पार्टिकल का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर? चलिए सर बिल्कुल। अब किसी भी चीज से इलेक्ट्रॉन को लूज करना, यदि हम बात करेंगे He से, हीलियम से कितने इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि हम क्या बोले? अल्फा पार्टिकल इज सिंपली हीलियम न्यूक्लियस। सिर्फ हीलियम का न्यूक्लियस होगा, बाकी से हमको कोई लेना देना नहीं है। तो बाकी से लेना देना नहीं है तो बाकी को क्या करना है? भगा देना है। तो कितने भगे? सर 2 इलेक्ट्रॉन भगे। तो यदि 2 इलेक्ट्रॉन भागे तो 2 क्या करूंगा? माइनस करूंगा हीलियम में, और यह बन जाएगा He+2, और इसी को क्या कहेंगे? बोलो अल्फा पार्टिकल। तो क्या होता है? बोलो अल्फा पार्टिकल इज सिंपली हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम का
स्ट्रक्चर बनाए और क्या बोले न्यूक्लियस तभी होगा जब बाहर के इलेक्ट्रॉन भाग जाएंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन भागेंगे 2, तो 2 हमने माइनस किया। He+2 को ही हम लोग अल्फा पार्टिकल कहते हैं। और उस दिन आपको हम बताए थे अल्फा पार्टिकल जो है, ध्यान दीजिएगा, अल्फा पार्टिकल का जो मास होगा, मास जो होगा वो क्या होगा 4 टाइम्स, बोलो, मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन के मास का 4 गुना, 4 टाइम्स बोलो मास ऑफ प्रोटॉन। और ध्यान दीजिएगा, और अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होगा है ना, तो वो कितना होगा बोलो 2 टाइम्स, है ना, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का चार्ज का 2 गुना, क्लियर है ना। अल्फा का चार्ज जो होगा वो प्रोटॉन के चार्ज का 2 गुना, चार्ज ऑफ प्रोटॉन का 2 गुना, मास क्या होगा, मास का प्रोटॉन के मास का 4 गुना। क्लियर है, चलो बिल्कुल इसको उतार लीजिएगा, उतार लें साहब, बिल्कुल। चलिए समझ में आ गया ना। तो ये एक चीज तो समझ में आया, अल्फा पार्टिकल दिमाग में क्या आएगा He+2, बहुत क्या आएगा He+2, मतलब अल्फा पार्टिकल जो है वो क्या होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है। क्या होता है बोलो, पॉजिटिवली चार्ज होता है। मतलब अल्फा पार्टिकल में कैसा चार्ज, सर प्लस का चार्ज। उतार लिए, चलो ठीक, उतार लिए। अल्फा पार्टिकल में कैसा चार्ज है वो प्लस का चार्ज। अब इस एक्सपेरिमेंट को जो रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है इसको हम लोग समझेंगे। रदरफोर्ड साहब क्या किए, एक थीन मेटल का शीट लेके आए, है ना, मेटल का थीन मेटल का शीट, है ना। स्पेशली वो 3-4 मेटल पे एक्सपेरिमेंट को किए, गोल्ड हो, सिल्वर हो, है ना, प्लैटिनम हो और आपका कॉपर, ये सारे मेटल्स के पे वो क्या किए, अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डिंग करवाए साहब। क्या करवाए, बम्बार्डिंग करवाए। क्यों, सबसे पहले थीन मेटल का शीट का के पीछे लॉजिक भी हो सकता है, क्यों, ताकि जो नंबर ऑफ एटम्स हो, ध्यान दीजिएगा, वो क्या हो, दूर दूर हो, हमारा जो एक्सपेरिमेंट हो क्रिस्टल क्लियर हो, अच्छे से आ जाए। ठीक, तो क्या किया रदरफोर्ड, एक थीन मेटल का शीट लिया, एक थीन मेटल का शीट लिए, क्लियर है, समझिएगा। और वो थीन मेटल का शीट, इसको इससे समझिएगा, ये थीन मेटल का शीट में क्या किया, अल्फा पार्टिकल को यहां से फेंके, बम्बार्डिंग करवाए। तो देखिए मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल है वो क्या होता है, इसके थ्रू सीधे गुजर जाता है। ध्यान दीजिएगा, आपको क्या किए, थीन मेटल के शीट में अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डिंग करवाए। ये मान ले शीट है, तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट चला गया, सीधा चला गया। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या बोले, वो क्या किए, थीन मेटल का शीट लिए और अल्फा पार्टिकल साहब से, है ना, जिसके चार्ज कैसा हो बोलो, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर, इससे बम्बार्डिंग करवाए तो मैक्सिमम देखा कि अल्फा पार्टिकल यहां से, बोलिएगा, सीधे चला गया। क्लियर, मैक्सिमम 99% जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रेट चले गए। यह क्या इंडिकेट किया बाबू, सिंपल सोच सकते हैं, मैं यहां से यदि यहां सीधे चले जाऊं तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, मैं इधर से सीधे आ जाऊं, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे वैकेंट स्पेस है, यहाँ पे क्या है, वैकेंट स्पेस है, ये इस चीज को इंडिकेट कर रहा है। मान लीजिए ऐसे कोई यहाँ से सीधे चला जाए, तो ये सीधे चला जाए इसका मतलब क्या है, इसके बीच खाली जगह है तभी जाएगा। और यदि अब कोई सीधे जा सकता है क्या, नहीं जा सकता है। यदि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स सीधे स्ट्रेट चला गया, इट इंडिकेट्स हेयर, क्या है बाबू बोलो, हेयर वैकेंट स्पेस इज प्रेजेंट। जो एटम्स है या जो उसके अंदर क्या है, वैकेंट स्पेस है। क्या है, वैकेंट स्पेस है। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे चला गया। कब यह सीधे जाएगा, देखो जब इसकी जगह क्या होगा, खाली जगह, तो इसको कोई डिस्टर्ब नहीं है, तो इस एटम के अंदर खाली जगह है, इसलिए मैक्सिमम से मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, सीधे चला गया। बट जैसे यह सेंटर के तरफ आता है, ध्यान दे बाबू, जैसे यह सेंटर के तरफ आता है तो देखता है कि इसमें कुछ स्ट्रांगली
ये इसका पाथ डिफ्लेक्ट हो जाता है, अपने पाथ से ये थोड़ा सा डेविएट हो जाता है और टुवर्ड सेंटर की तरफ गया तो और जोर से ये डिफ्लेक्ट हो गया, पहले ही मुड़ गया, ये देखो क्लियर, और कुछ रह गया और ये सेंटर से टकरा करके फिर वापस आ गया। समझिए कैसे रदरफोर्ड क्या किए, अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डिंग करवाए थिन मेटल के शीट में, स्पेशली गोल्ड, एजी, ध्यान दीजिएगा तो सिल्वर, कॉपर, प्लेटिनम, इस पे रेस्पेक्टिवली टेस्ट किए, करवाए, है ना, इसलिए यूज किया गया था क्योंकि वो जो होगा आपका डक्टाइल होगा, क्लियर है। और जब आप उसमें देखिए करवाए तो देखिए कि मैक्सिमम जो आपका अल्फा पार्टिकल है वो स्ट्रेट सीधे चला जाता है, स्ट्रेट सीधे चला जाता है, वो क्या हो गया, सीधे चला गया। कुछ जैसे वो सेंटर की तरफ अल्फा पार्टिकल आया तो देखा कि कुछ डिफ्लेक्शन यहाँ से हुआ, उसके पाथ में कुछ डिफ्लेक्शन आया, पाथ चेंज हो गई, कुछ रे सेंटर से टकरा करके वापस आ गया। ये 3 कंक्लूजन देगा बाबू। सबसे पहला कंक्लूजन, मैक्सिमम रे 99% रे क्या हुआ, स्ट्रेट चला गया, सीधे चला जा रहा है, इसका मतलब यह इंडिकेट कर रहा है कि जो एटम है हमारा, उस एटम के अंदर वैकेंट स्पेस है, खाली जगह है। बिल्कुल सर, जैसे जैसे सेंटर की तरफ आया तो यहां देखते हैं डिफ्लेक्शन हो गया, इसके पाथ में डिफ्लेक्ट कर गया, पाथ चेंज हो गया, तो यह क्या इंडिकेट किया बाबू, बोलो, हम लोग को पता है सेम चार्ज दूसरे चार्ज को, है ना, सेम चार्ज अपोजिट ईच अदर, है ना, मतलब यदि प्लस चार्ज है तो क्या प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा। अपने को पता है कि हमने यहाँ से अल्फा पार्टिकल भेजा था और अल्फा पार्टिकल का चार्ज कैसा है, प्लस का है, और यदि यह इधर रिपेल हुआ, इसका मतलब यह इंडिकेट कर रहा है कि सेंटर में कैसा चार्ज होगा, प्लस चार्ज होगा, सेंटर में कैसा चार्ज होगा, प्लस चार्ज होगा। यदि सेंटर में माइनस चार्ज होता तो यह ऊपर नहीं डिफ्लेक्ट करके इसका अट्रैक्शन होता, क्लियर है। तो यदि क्या हुआ, ये इधर, क्योंकि इसके बाद तो हम जानते हैं कि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ से जब स्टूडेंट से पता चला इसके पाथ क्या हुआ, डिफ्लेक्ट कर दिया, इसका मतलब भैया हमने यहाँ से भेजा क्या था, प्लस भेजा था, आप उसको डिफ्लेक्ट कर रहे हो, मतलब आपको उससे स्नेह नहीं है, इसका मतलब आप उसको अपोज करना चाहते हो। तो अपोज कौन करता है, तो सेम चार्ज अपोजेज ईच अदर, तो यहाँ से कह सकते हैं, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज भेजे, यहाँ भी सेंटर में भी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज ही कंसंट्रेट होगा, क्योंकि यह इसको रिपेल कर रहा है। That's all? Okay, समझ में? बिल्कुल सर। अब जैसे जैसे आप सेंटर की तरफ आइएगा, आपको पता है कि फोर्स जो होता है वो डिस्टेंस के डायरेक्टली सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल या जो भी है ना, तो जितना पास आइएगा, क्लियर है, तो जैसे जैसे सेंटर की तरफ आइएगा तो डिफ्लेक्शन उतना ही ज्यादा होगा। समझिए बात को, यदि हमारी किसी से दुश्मनी है तो हम जब दूर रहेंगे तो दुश्मनी कम, पास आएंगे तो दुश्मनी ज्यादा, झगड़ा ज्यादा, क्लियर है। यहाँ से क्या हो गया, इसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा, और यहाँ पे आया, इसके पाथ में डेविएशन क्या हो गया, कम हुआ, मतलब और ज्यादा हो गया, ठीक। और कुछ रह गया, सेंटर से टकरा के वापस आ गया। कब सेंटर से, मान लो यहाँ पे गया, टकराया, वापस आया, टकराया, वापस आया, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे सेंटर में कोई हैवी मास है जिससे कोई जाकर के टकराता है और वापस आता है, टकराता है वापस आता है। ये कब संभव है, हम यदि इधर जाते हैं, पीछे क्या है, बोर्ड है, इससे टकराए, क्या हम जा सकते हैं पीछे, नहीं, हम किधर आ जाएंगे, आगे। ये इंडिकेट किया कि सेंटर में हैवी मास है जिससे टकरा के अपन रिबाउंड हो जाते हैं, क्लियर, ओके। तो कंक्लूजन इज थ्री कंक्लूजन है क्या, सबसे पहले अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना था, वो दिल से बोलो, पॉजिटिवली चार्ज, बिल्कुल। चलिए, थिन मेटल का शीट लिया, कौन कौन सा, है ना, अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया, उसको बहुत ज्यादा नहीं लिखेंगे। मेटल कौन कौन सा लिया था, मेटल यूज्ड जो किया था, गोल्ड, एयू, एयू मतलब गोल्ड, एजी सिल्वर, सबको चेक किया, है ना, क्लियर, पीटी प्लैटिनम,
Cu कॉपर, ये सारे मेटल्स पे रेस्पेक्टिवली चेक करके वो देखिए। क्लियर है? हाँ, अब एक चीज देखिए, ये ज्यादा अच्छा किस में होगा? गोल्ड के। क्यों? क्योंकि जो आपका सबसे ज्यादा क्या होगा? थिन शीट में कन्वर्ट हो जाए। क्यों? यदि कोई थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है तो उसके एटम्स क्या होंगे? दूर दूर होंगे, तो आपका एक्सपेरिमेंट प्रॉपर वे में हो सकता है। क्लियर? चलिए, तो कोई पूछेगा भाई गोल्ड का ही क्यों लिया? जब जब बम्बार्डिंग करेंगे क्योंकि इसकी डक्टिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, इसको पीट पीट के ज्यादा चौड़ा कर सकते हैं। बचपन में ही पढ़े हो कि वाइड जो होता है सबसे ज्यादा इसका खिंचाई, है ना? क्लियर है? तो अब यहाँ से क्या होगा? इसमें नंबर्स ऑफ एटम, मान लीजिए मेरा हाथ बहुत पतला हो जाए तो जो इसके अंदर एटम्स है वो क्या हो जाएगा? दूर 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 हो जाएगा। क्लियर? तो उसमें जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपका क्रिस्टल क्लियर आएगा। क्लियर? ओके, चलिए ठीक है, बिल्कुल बाबू। तो इसके कंक्लूजन को हम लोग ने बोला, क्या बोला बाबू? मैक्सिमम रे सीधे गया, इसका मतलब बोलो इसके अंदर क्या है? खाली जगह, बोलो हाँ ना। और जैसे जैसे पास आया न्यूक्लियस का पाथ क्या हुआ? डेविएट हो गया। इसका मतलब भेजा किसको था? प्लस को। वो धक्का हो रहा है, मतलब बीच में भी कौन है? बोलो प्लस है। कुछ रह गया बीच में, टकरा करके वापस आ गया। इट इंडिकेट्स हैवी मास इज कंसंट्रेटेड ऑन द सेंटर, इन द सेंटर। ओके, इसको राइट डाउन करें। चलिए ठीक है, ये जो आपको लिखा हुआ इसी कंक्लूजन को हमने यहाँ लिखा है। सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल 99% बोझ स्ट्रेट सीधे चला जाता है थ्रू द मेटल फॉइल, मेटल के थिन शीट से। क्लियर? अनडिफ्लेक्टेड, बिना डिफ्लेक्ट हुए। दिस मींस देयर मस्ट बी, है ना, वेरी लार्ज एम्प्टी स्पेस। जब मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे चला गया, इसका मतलब इसके अंदर क्या था? खाली जगह था। क्लियर? व्हेन अल्फा पार्टिकल कम्स क्लोजर टू द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, जब अल्फा पार्टिकल क्या होता है? सेंटर ऑफ न्यूक्लियस के पास आता है तो उसमें एक डिफ्लेक्शन आता है, उसके पास में डिफ्लेक्ट कर जाता है, डेविएट हो जाता है। इसका मतलब सेंटर में कैसा चार्ज है? पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि हमने किसको भेजा था? प्लस को भेजा था, अल्फा पार्टिकल को भेजा था। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट, कुछ अल्फा पार्टिकल सेंटर से टकरा के 180 डिग्री में क्या होता है? वापस आ जाता है। और ये कब आ सकता है? जब यहाँ सेंटर में हैवी मास होगा, और उसी हैवी मास को क्या कहते हैं हम लोग? न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? न्यूक्लियस कहते हैं। और उस न्यूक्लियस में कौन होता है? प्रोटॉन और बोलो न्यूट्रॉन होता है। जब हम लोग पढ़ चुके तो सब कुछ है। उस न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है ना? क्लियर? इसको रब करो। चलिए उतार लीजिएगा। चलिए ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, एप्लीकेशन ऑफ रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, है ना? एप्लीकेशन क्या होगा? नेक्स्ट टॉपिक आपका है एप्लीकेशन ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। एप्लीकेशन ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। क्या क्या एप्लीकेशन है? सबसे पहला ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला लिखिएगा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल, है ना, टू मास नंबर। जो रेडियस होगा न्यूक्लियस का, अभी देखे ना, ये न्यूक्लियस है, इसकी जो रेडियस होगी, ये रेडियस न्यूक्लियस का जो रेडियस होगा, है ना, रेडियस जो होगा न्यूक्लियस का, है ना, न्यूक्लियस का वो क्या होगा? आपको प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। जो न्यूक्लियस का मास नंबर होगा उसका प्रोपोर्शनल होगा। कौन? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, है ना? ध्यान दीजिएगा, है ना, किसी भी एटम का जो मास नंबर है उसका प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर है? चलो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं किसी का भी, मान लीजिए किसी का मास नंबर ज्यादा है ना, उसका रेडियस ज्यादा, जिसका मास नंबर कम तो रेडियस कम, मास नंबर और ज्यादा तो रेडियस और ज्यादा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मास नंबर किस चीज को इंडिकेट करता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या को। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या बढ़ेगा तो साइज क्या होगा? न्यूक्लियस का बढ़ेगा, है ना, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या घटेगा तो साइज क्या होगा? घटेगा। क्लियर है? तो कौन? न्यूक्लियस का साइज किस पे डिपेंड करता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पे। क्लियर? चलिए ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं रेडियस ऑफ न्यूक्लियस मतलब आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए के पावर 1/3 होता है। याद रखिएगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? ए के पावर 1/3। मतलब रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का जो रिश्ता होगा
आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए के पावर 1/3। और यदि प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं बाबू तो यहाँ पे आर बराबर हम लोग एक कांस्टेंट लेंगे आर नॉट के पावर 1/3। ये आपका नया फॉर्मूला है। तो आर जो है रेडियस कैसा प्रोपोर्शनल होता है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए के पावर 1/3। मतलब यदि आपका मास नंबर बढ़ेगा तो रेडियस भी क्या होगा, बढ़ेगा। और इसका कुछ ऐसा होता है। और जहाँ पे आर नॉट का जो मान होता है बाबू वो आपका आर नॉट का मान जो आता है 1.33 इंटू 10 के पावर -15 मीटर है ना, 1.33 इंटू 10 के पावर -15 मीटर आता है, जिसको हम लोग देखो 10 के पावर -15 मीटर को ही हम लोग क्या कहते हैं, एक फर्मी है ना, ध्यान दीजिएगा ये फर्मी होता है, फर्मी। तो आर नॉट का मान आपको पता है, ये सबको पता है, दिस पता है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या बोले आपको, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, जिसका मास नंबर ज्यादा रेडियस भी ज्यादा। अब यदि प्रोपोर्शनलिटी को यहाँ पे ऐसा कर ले, डायरेक्ट ले ले है ना, चलो या इसी यहीं से ले लेता हूँ है ना। यहाँ पे क्या होगा बोलो, R1 बट्टे R2, दो अलग अलग का यदि लेंगे है ना, कोई अलग का चर्चा किए, उसका रेडियस से दूसरे का रेडियस का कंपैरिजन करेंगे, मास नंबर दे दिया तो R1 बराबर क्या होगा बोलो, R0 A1 के पावर 1/3। बोलो हाँ या ना सर, बिल्कुल है ना। चलो R2 किसी दूसरे एटम का रेडियस क्या होगा बोलो, R0 तो कांस्टेंट होता है और इसका मास नंबर दूसरा एटम होगा तो उसका मास नंबर बदल जाएगा, A2 के पावर 1/3। और यदि हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कर ले R1/R2 बराबर, तो यहाँ से क्या आ गया बोलो, R0 A1 के पावर 1/3 बटे R0 A2 के पावर 1/3। ये दिस और दैट कैंसिल हो गया बाबू। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं R1/R2 बराबर A1/A2 के पावर 1/3। या फिर लिख बाबू, बात तो बराबर है ना, चलो ठीक है, ऐसा ही लिख लो 1/3 या ऐसा भी लिख सकते हो पावर 1/3। क्लियर, चलिए क्लियर, ठीक, चलो ठीक, बोलिए कोई दिक्कत बाबू नहीं, चलो ठीक। अब एक चीज बताइएगा, ये समझ में आया ना, हाँ। तो रेडियस किसी न्यूक्लियस का किस पे डिपेंड करेगा, मास नंबर पे, मास नंबर ज्यादा तो रेडियस भी ज्यादा, बिल्कुल। चलिए ठीक है, तो ऐसे को ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बोलो, R1/R2 बराबर क्या लिख दिए, A1/A2 के पावर 1/3 है ना, ये ऐसा लिख सकते हैं। चलिए ठीक, बिल्कुल, चलो रब करो जो एकदम बिल्कुल कीजिए, ठीक। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये तो रेडियस की बात हो गई बाबू। तो हमको पता चला R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A के पावर 1/3, R बराबर R0 into A के पावर 1/3, where R0 is 1.33 into 10 के पावर -15 मीटर। क्लियर, चलिए क्लियर। नेक्स्ट आपको देखना है एक एप्लीकेशन में ही है ना, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एक चीज, क्या, रेडियस ऑफ, ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियस। नॉर्मली जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज है ना इज 10 to पावर -12 सेंटीमीटर टू 10 के पावर -13 सेंटीमीटर वाइल, ध्यान दीजिएगा। तो रेडियस नॉर्मली यदि आपसे सवाल पूछेगा बिना एटम के बारे में कि किस ऑर्डर का होता है रेडियस न्यूक्लियस का, तो बोलेगा 10 के पावर -12 टू 10 के पावर -13 बोलेगा सेंटीमीटर। वाइल रेडियस ऑफ एटम, वाइल रेडियस ऑफ एटम है ना, क्या होगा बोलो, इज 10 के पावर -8 सेंटीमीटर के ऑर्डर का होता है ना। तो 10 के पावर -8 सेंटीमीटर के ऑर्डर का होता है। चलिए रेडियस ऑफ एटम हैज लिख लो, हैज ऑर्डर ऑफ 10 के पावर -8 सेंटीमीटर। तो जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस लिखना, हैज ऑर्डर ऑफ, तो इस रेंज में हैज ऑर्डर ऑफ 10 के पावर -12 सेंटीमीटर टू 13 सेंटीमीटर,
तो यहाँ से कह सकते रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बोलो 10 के पावर -12 टू 10 के पावर -13 सेंटीमीटर। बच्चा कंफ्यूज कर गया, 10 के पावर -12 से 10 के पावर -13 सेंटीमीटर। एटम का कितना 10 के पावर -8 सेंटीमीटर। बोलो बड़ा कौन है? बच्चा बोल दिया सर न्यूक्लियस। नहीं बाबू बिल्कुल नहीं, यहाँ पावर क्या है? माइनस है। तो पावर यदि माइनस का ज्यादा होगा तो रेडियस क्या होगा? कम होगा। इसका रेडियस ज्यादा, एटम का ऐसे भी ज्यादा होना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि मान लो ना ये देखो आपका न्यूक्लियस इतना सा, एटम क्या होगा? चारों ओर इलेक्ट्रॉन भी होगा, है ना। चलो यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हो गया? रेडियस एटम का हुआ, और यहाँ से यहाँ तक आपका किसका हुआ? न्यूक्लियस का हुआ। तो न्यूक्लियस का रेडियस क्या होगा? छोटा होगा एज कंपेयर टू बोलो एटम का। क्लियर? चलिए ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, याद रखिएगा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा? बोलो 10 के पावर -12 से लेके 10 के पावर -13 सेंटीमीटर के ऑर्डर का, और रेडियस ऑफ एटम क्या होगा? 10 के पावर -8 सेंटीमीटर का। नेक्स्ट आप कैलकुलेशन वॉल्यूम का कर रहे, ठीक। यहाँ से हम लोग यदि ऐसा लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ एटम बटे बोलो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ एटम बटे वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। अब एटम कैसा होता है? बचपन से मान के चलिए एटम कैसा होता है? स्फेरिकल। कैसा होता है? स्फेरिकल। एटम कैसा होता है? बस दिल से स्फेरिकल। और स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है बाबू? दिल से बोलो। बस सर 4/3 पाई r क्यूब। तो यदि हम एटम का रेडियस अलग होगा, ये एटम है, इसका रेडियस बोलो अलग होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? यहाँ से यहाँ तक। और न्यूक्लियस का रेडियस अलग होगा। क्लियर? न्यूक्लियस इतना सा, एटम इतना सा। एटम का रेडियस ज्यादा, न्यूक्लियस का रेडियस कम। क्लियर? तो एटम का रेडियस अलग होगा तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई r क्यूब। तो यदि इसका रेडियस r1 ले लें, यहाँ पे देख लो, ये आपका न्यूक्लियस है, मान लो ये आपका कोई एटम है, तो यहाँ से यहाँ तक का ये r1 एटम का रेडियस, और ये क्या हो जाएगा बोलो? r2 न्यूक्लियस का रेडियस। क्लियर? बट न्यूक्लियस भी कैसा होता है? स्फेरिकल ही होता है। न्यूक्लियस भी क्या होता है? स्फेरिकल। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा? 4/3 पाई, मगर न्यूक्लियस का रेडियस r2 होगा। अलग होता है ना। चलो तो ये दिस और ये दैट हो गया। तो यहाँ से हम लोग एक चीज क्या लिख सकते हैं बोलो बाबू, है ना? वॉल्यूम ऑफ एटम बटे बोलिए वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। अब यदि एटम का वॉल्यूम हम लोग कितना लेते थे? 10 के पावर -8 का क्या था? क्यूब था। क्लियर? बट न्यूक्लियस का ऑर्डर कितना ले लिए? मान लो 10 के पावर -13 ले लिए। 12 भी ले सकते, बात बराबर ही है, लगभग थोड़ा सा अंतर आएगा। 10 के पावर -8, 10 के पावर -13। क्लियर? चलिए तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो बोलो? एक चीज और कर सकते हैं, ये देखो वॉल्यूम ऑफ एटम, थोड़ा सा बस हम मैथ्स आपको बता रहे हैं। न्यूक्लियस, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 10 के पावर -8 बटे 10 के पावर -13 इसका क्यूब। ये ऊपर जाएगा, 13 ऊपर गया प्लस का हुआ, 13 ऊपर जाएगा क्या होगा बोलो? प्लस का हो जाएगा ना, प्लस का। यहाँ से आएगा बोलो वॉल्यूम ऑफ एटम बटे वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस बराबर, ऊपर गया -13 तो +13 हो जाएगा, -8 10 के पावर 5 हो जाएगा का क्यूब। क्लियर? तो 10 के पावर 5 को क्या लिख सकते हैं? 10 के पावर 5 गुना 10 के पावर 5 गुना 10 के पावर 5, मतलब 10 के पावर 15। क्लियर? यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ एटम बराबर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 10 के पावर क्या हो गया? 15 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ बोलो न्यूक्लियस। एटम का वॉल्यूम क्या होगा? न्यूक्लियस के वॉल्यूम का 10 के पावर 15 टाइम्स 10 टू द पावर 15 टाइम मोर देन द वॉल्यूम ऑफ द बोलो न्यूक्लियस। तो एटम का जो वॉल्यूम होगा 10 के पावर 15 टाइम्स मोर होगा वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। बच्चे बोला सर हम तो एग्जाम में कंफ्यूज कर जाते हैं। हम बोले बिल्कुल कंफ्यूज ना करना बाबू, इधर लिखो वॉल्यूम ऑफ एटम, इधर लिखो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस छोटा, बोलो एटम बड़ा। क्लियर है ना? वॉल्यूम को ऐसे समझने के लिए हम देखो, ये वॉल्यूम ऑफ एटम लिखिए 12, बोलो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इतना। ये आपस में बराबर कब होगा भैया?
जब इधर गुना कर दूं 10 के पावर 15 तो ये और भी बड़ा हो जाएगा। ये आपस में कब बराबर होगा? जब गुना किधर करे, इधर करे 10 के पावर 15। इसको क्या बोले थे? वॉल्यूम ऑफ एटम बड़ा, ये वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। क्लियर? और क्योंकि ये दोनों को बराबर करने हैं, बराबर कब होगा? यदि 10 के पावर 15 इधर गुना करोगे तो आत्मा से बोलो क्या होगा? और बड़ा होगा। ये बराबर कभी नहीं हो सकता, इसलिए 10 के पावर 15 देखो इधर गुना दिख रहा है क्या? दिख ही रहा है। चलो ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। वॉल्यूम ऑफ एटम क्या होगा? 10 के पावर 15 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। क्यों? एटम न्यूक्लियस कर लेना, ये छोटा ये बड़ा, ये आपस में बराबर कब होगा? जब गुना इधर होगा। क्लियर? ओके, चलिए ठीक है। नेक्स्ट, हाँ बिल्कुल, चलिए डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो डेंसिटी होगा वो कैसा होगा? डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, या और करके कहते हैं इसको न्यूक्लियर डेंसिटी। ठीक, सबसे पहले दिल से एक चीज समझिएगा, बहुत खूब है, चीज को समझना बहुत दिक्कत नहीं है, हम अपने को आसान लगेगा, है ना। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका कोई न्यूक्लियस है, ए एटम है, हमको डेंसिटी किसका चाहिए? इस न्यूक्लियस का डेंसिटी हमको पता करना है। तो जिसका डेंसिटी पता करना रहता है उसको हम क्या लिखते हैं? बोलो, डेंसिटी बराबर मास बटे वॉल्यूम। बोलो हाँ या ना? बोला सर बिल्कुल। चलिए ठीक है, चकाचक, आप तो होशियार हैं, चालाक भी हैं। चलिए ठीक है, अब सबसे पहले मास पे आते हैं। देखो मास किस न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होगा? न्यूक्लियस के अंदर दो चीज होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का जो संख्या होता है, पी एंड एन का जो नंबर्स होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, है ना, या सिंपल लिख सकते हो सम ऑफ, सम मतलब जोड़, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं? मास नंबर। क्या कहते हैं? मास नंबर। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं ए जो प्रोटॉन का है ना, और क्या होता है? पी प्लस एन। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो संख्या होगा उसको क्या कहते हैं? बोलो, मास नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो, मास नंबर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा बाबू, दिल से ध्यान दीजिएगा। ओके चलिए ठीक है, हम बात करते हैं इसके अंदर मान लीजिए 4 मास नंबर 4 है, इसका मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 4 है। यदि हम एक का मास निकाल लें तो हम लोग पढ़े हैं, या पढ़ लो, मास ऑफ प्रोटॉन कल पढ़े थे 1.672 इंटू 10 के पावर -27 kg। मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है, आगे पढ़िएगा, 1.675 इंटू 10 के पावर -27 kg। तो ये तो हमको अपने को पता है भाई, बोलो आया ना? बोला बिल्कुल पता है। चलो ठीक है, अब ग्राम में यदि इसको ले लो तो क्या कर लो बाबू? बोलो, ग्राम में यदि इसको ले लो तो 24 कर लूंगा यहाँ पे। तो हम लोग क्या करते हैं, लगभग क्या देख रहे हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है वो लगभग बराबर है। बोलो है कि नहीं है? बोला सर बिल्कुल है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है लगभग क्या है? बराबर है। तो हमने यहाँ पे 1.66 इंटू 10 के पावर -27 kg ले लिया। क्या? बोलो एवरेज, बोलो मास ऑफ, है ना, न्यूक्लियॉन्स कर देते हैं, न्यूक्लियॉन्स कर दे। न्यूक्लियस बताता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, या एवरेज मास ऑफ लिख दिए प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मतलब एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का जो एवरेज मास होगा वो कितना आएगा? 1.66 इंटू 10 के पावर -27 kg, एक का मास। मगर इसके अंदर यदि हम बात करें, सिंपल सोचिएगा, यदि हम सोडियम ले लें, थोड़ा समझने की बात करते हैं,
तो इसके अंदर क्या होगा बोलो, इसका मास नंबर ए होता है 23, पता कर लीजिएगा, है ना। जिसमें प्रोटॉन कितना होता है 11 और न्यूट्रॉन कितना होता है 12। तो यहाँ पे क्या होगा, टोटल कितने होंगे बोलो, ए 23 होगा। और चूंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो एवरेज मास है, मतलब एवरेज मास एक का ही मास, दैट्स एक का मास, तो एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन का मास कितना 1.66 इंटू 10 के पावर -27 kg। तो 23 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास कितना, इसके 23 गुना ज्यादा, इसके 23 गुना ज्यादा। क्लियर, समझ में आ रहा है ना सर? बिल्कुल आ रहा है। तो मास हम लोग लिख सकते हैं कि m इंटू ए बट्टे वॉल्यूम लिख दिए 4/3 पाई आर क्यूब। बहुत बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, बाबू कंफ्यूज नहीं होना है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे m क्या है बोलो, एवरेज मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन या न्यूक्लियॉन्स को करते हैं। क्लियर, चलो अब ए जो बात करते हैं, ए क्या है, एटॉमिक मास। ये क्या है बोलो, एटॉमिक मास। क्लियर, थोड़ा थोड़ा समझिएगा इसको। हम 2-3 एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हीलियम लिया, लिथियम लिया, बेरिलियम लिया। क्लियर, 3 ही लेता हूं। हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम का मास नंबर 4 होता है, लिथियम का 7 होता है, बेरिलियम का 9 मान लो, होता ही है। इसका मतलब क्या है, ये न्यूक्लियस होगा, इसके न्यूक्लियस में क्या होंगे बोलो, इसका प्रोटॉन कितना होता है 2 4 कर दो, इसका बोलो हाइड्रोजन लिथियम 3 7 4 9। क्लियर है। तो इसमें प्रोटॉन कितना होगा बोलो, वो पहले वाले में प्रोटॉन हो गया 2, न्यूट्रॉन कितना होगा 4 में से 2 गया 2, ऊपर माइनस करता हूं, है ना। लिथियम में देखो प्रोटॉन कितना होगा, एटॉमिक नंबर क्या होगा 3, न्यूट्रॉन कितना होगा मास नंबर माइनस का 20, तो 7 में से 3 गया, 7 में से 3 गया 4। और बोलो बाबू बेरिलियम का बोलो, प्रोटॉन कितना 4, न्यूट्रॉन कितना बोलो 9 में से 4 गया 5। अब एक चीज बताइएगा, हम आपको क्या बोले, m क्या होगा, एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का एवरेज मास, 2 का नहीं, दोनों को मिला लो, मतलब एक का ही है। एक का मास कितना 1.66 इंटू 10 के पावर -27 kg। और इस न्यूक्लियस में टोटल कितने हैं 4 हैं, तो एक का मास इतना, तो 4 का मास कितना, इसके 4 गुना ज्यादा। अब बात करते हैं, एक का मास उतना, तो 7 का मास कितना, उसके 7 गुना ज्यादा। एक का मास इतना, उसके 9 का मास कितना, उसके 9 गुना ज्यादा। तो हम लोग क्या देखते हैं, जो एवरेज मास प्रोटॉन न्यूट्रॉन का होता है, उसको उसके एटॉमिक मास से गुना कर दे तो वो पूरा न्यूक्लियस का मास आ जाता है। क्योंकि एक का मास का कितना गुना ज्यादा, तो एटॉमिक मास के गुना ज्यादा के बराबर होता है। क्लियर। यूरेनियम की बात करेंगे तो यूरेनियम में 235 ये दिया है, तो जितना इसका एक प्रोटॉन का मास होगा या न्यूट्रॉन का, न्यूक्लियस का, उसका 235 गुना ज्यादा मास होगा। कितना, इसका न्यूक्लियस का 235 गुना ज्यादा। साहब 235 क्या है, 235 ए है, 235 क्या है, ए है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, डेंसिटी बाय मास इनटू वॉल्यूम। न्यूक्लियस में एक का मास m, बोला हाया ना, तो न्यूक्लियस में कितना होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ए होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितना होता है, ए का मास कितना होता है m इंटू ए। क्लियर, बहुत खूब। चलो तो नेक्स्ट आप यहां से लिख सकते हैं, डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम, और यह आपका मास जो है एज इट इज रखिए, है ना। और वॉल्यूम में क्या कर दीजिएगा बोलो, ए तो ए हो गया 4/3 कर लो पाई, और देखो r की जगह अभी पढ़े थे, r की जगह क्या पढ़े थे, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a के पावर 1/3, या r बराबर r0 a के पावर 1/3, ऐसा कुछ था। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलो, r0 a के पावर 1/3 का बोलो बाबू, बोलो क्या है, क्यूब है। लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। r की जगह क्या लिख सकते हैं, r0 a के पावर 1/3 का क्यूब। चलो ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा बोलो, डेंसिटी बराबर
m तो एजिटिव हो गया, a ऐसा हो गया, बोलो है ना, बोला सर बिल्कुल सर। 4/3 हो गया, पाई हो गया, r0 का क्या कर दे बोलो, क्यूब कर ले, a का पावर 1/3 का क्यूब क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, a से a कैंसिल। बहुत खूब, चलिए ठीक है, बहुत खूब, कोई दिक्कत नहीं भाई, चलिए ठीक है, करो क्या दिख रहा है। चलिए ये 3 कहाँ आ सकता है, ऊपर आ सकता है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डेंसिटी बराबर बोलो 3 इंटू m, 3m है ना, और कट गया ना 3m बटे बोलिएगा 4 पाई r0 का क्यूब। अभी जस्ट हम लोग पढ़ लिए है ना, 3 क्या था, m था है ना, 3 m का मान 1.66 इंटू 10 की पावर 27 बटे 4 का 4, ये 22.4 या 3.14 को भी लिखना है ना, 22 है ना, इंटू r0 का मान अभी जस्ट अब देखे थे कितना बोलो 1.33 इंटू 10 के पावर -15 का क्या कर लीजिएगा बोलो, क्यूब कर लीजिएगा। जब ये सारा डेटा को देख लीजिएगा तो डेंसिटी जो आएगा आपको, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस जो आएगा, आप रिजल्ट याद रख लीजिएगा, वो आएगा 2.38 इंटू 10 के पावर 17 kg पर मीटर क्यूब, ये याद रख लीजिएगा बाबू। डेंसिटी क्या है न्यूक्लियस का, 2.38 इंटू 10 के पावर 17 kg पर मीटर क्यूब। कैसे आया ये आपको बता दिए, मास बटे वॉल्यूम। मास आप जानते हैं एक न्यूक्लियस मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का एवरेज मास लिए, उसको गुना कर दिया उसके एटॉमिक मास से, तो पूरे के पूरे न्यूक्लियस का एटॉमिक मास आ गया। ये किया ये r को रिप्लेस कर सकते हैं, r0 इंटू a की पावर 1/3 दिस और दैट। ओके उतार ले, चलिए बिल्कुल समझ में आ रहा है, तो भाई आ रहा है कि नहीं आ रहा, सर बिल्कुल आ रहा है। चलिए ठीक है, रब करता हूँ अब कर दीजिए ना, चलिए ठीक। नेक्स्ट आप देख लीजिएगा आज है ना, डिस्कवरी ऑफ न्यूटन्स भी मैं कर ही दे रहा हूं, छोटा सा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ एक चीज लिखिएगा, थोड़ा सा ध्यान में नहीं रहा, जब हम बता रहे थे आपको अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो कुछ बच्चा बोला सर पता कैसे चला कि जो इधर से कौन गया, ये गया, तो हम चारों तरफ से क्या करते हैं, जिंक सल्फाइड का लेयर डाल देते हैं। जिंक सल्फाइड का लेयर, तो क्या होता है जब कोई स्ट्राइक करता है जिंक सल्फाइड के लेयर से, तो क्या होता है आपको ग्लो करता है, तो देखिए कि स्ट्राइक कर रहा था है ना, ये कवर कर दिए थे किसमें, थिन मेटल शीट को, किसमें, जिंक सल्फाइड के लेयर में है ना, तो उसे क्या हुआ, स्ट्राइक करने के बाद क्या करता था, ग्लो करता था, ये ध्यान में रखिए। ठीक, चलिए ठीक। नेक्स्ट आपका डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का जो डिस्कवरी किया, कौन किया था ना, तो ये जेम्स चैडविक किया था। कौन किया था, जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक जो है न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कौन किया था, जेम्स चैडविक है ना। और कैसे किया था देखो है ना, तो एक न्यूक्लियर रिएक्शन किया था, क्या, बेरिलियम के 4 9 पता है ना, में अल्फा पार्टिकल से बमबार्डिंग करवाया, किससे, अल्फा पार्टिकल से। बेरिलियम के शीट में अल्फा पार्टिकल से बमबार्डिंग करवाया, ध्यान दीजिएगा, बेरिलियम के शीट में अल्फा पार्टिकल से बमबार्डिंग किया। बमबार्डिंग करने के बाद जो है आपका रिएक्शन कुछ ऐसा हुआ, सी बोलिएगा क्या हुआ, बोलो C612 आया। क्योंकि अल्फा पार्टिकल क्या होता है, मास को 4 यूनिट, मास कितना होता है 4 यूनिट, चार्ज कितना यूनिट, 2 यूनिट, पता है ना। अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है, प्रोटॉन के मास का 4 गुना, तो 4 यूनिट, और चार्ज 2 यूनिट। क्लियर, बोलो दिल से बोलो ना यार, ये क्या हुआ बोलो, अल्फा पार्टिकल, ये बेरिलियम शीट में अल्फा पार्टिकल से बमबार्डिंग करवाया,
तो क्या बना C612, तो C612 बन गया। आपको पता है मास चार्ज कंजर्व होगा, शुरुआत में चार्ज कितना था 4 2 6, बाद में भी कितना हुआ जो है ना 6, क्लियर। ऊपर में कितना हुआ 9 4 13, जो एटॉमिक नंबर है वो कंजर्व हो गया 9 4 13, यहाँ पे क्या हुआ 12, तो प्लस का क्या हो गया आपको n नाम का एक अननोन पार्टिकल्स n दे दिया, जिसका आपके नीचे तो 4 2 6 कंजर्व हो गया, तो नीचे आपका चार्ज कितना होगा 0 होगा, ऊपर कितना होगा 9 4 13, तो ये मास कितना होगा 1 होगा, तो ये आपका क्या कहलाएगा न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो 1 यूनिट होता है, कितना होता है 1 यूनिट या 1 AMU के बराबर लगभग, कितना होता है 1 AMU के बराबर। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन का कौन किया था, जेम्स चैडविक किया था, बेरिलियम के 3 शीट में अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डिंग किया, रिएक्शन से पहले देखो 9 4 13 बना क्या था C612, तो 12 हुआ, तो बचे कितने मास 1, उसको इसमें डाला, क्लियर। और 4 2 6, तो ये 6 पूरा हो गया, यहाँ पे क्या होगा 0। तो कहने का मतलब कोई बोलेगा क्या कि न्यूट्रॉन, यही आपका क्या है न्यूट्रॉन। तो जब न्यूट्रॉन की बात हम करेंगे तो न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है, देखो चार्ज देखो कितना है, बोलो चार्ज इसका बोलो 0, या ऐसा लिख सकते हैं N01, तो ये क्या हो गया चार्ज हो गया, और ये क्या होगा बोलो मास हो गया। मास कितना होगा 1 यूनिट, 1 यूनिट, 1 मतलब 1 यूनिट 1 AMU के बराबर, और जिसका वैल्यू लगभग कितना होता है 1.675 × 10⁻⁻27 kg, ये लगभग के बराबर सब कुछ है ना। तो यहाँ से हम लोग देख लिए चार्ज तो 0 जा रहा है, तो यहाँ से क्या कर सकते बोलो बोलो मास ऑफ न्यूट्रॉन, ध्यान दीजिएगा 1.675 × 10⁻⁻27 kg, और बोलो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन या चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, ऑफ कर लो, कितना हो जाएगा बोलो 0 0 0, कितना होगा बोलो 0, चार्ज कितना 0, मास इतना। और ध्यान दीजिएगा मास ऑफ प्रोटॉन जो होगा वो लेस देन मास ऑफ न्यूट्रॉन होगा, ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन है, इसे लगभग बराबर होता है। सर क्यों, तो प्रोटॉन का मास कितना होता था 1.672, प्रोटॉन का मास कितना होता था 1.672, यहाँ 1.675, ये वाला बड़ा ये वाला छोटा है, ठीक ध्यान दीजिएगा। मास ऑफ प्रोटॉन इज लेस देन मास ऑफ न्यूट्रॉन, ओके सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसी में क्या लिखेंगे स्पेसिफिक चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, तो किसके थिन शीट में बेरिलियम के थिन शीट में अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डिंग 9 4 13 12, तो 1 बचा 4 2 6 6, तो 4 0 हुआ, और इसी को क्या कहते हैं न्यूट्रॉन, एक केमिकल रिएक्शन हुआ, ये रिएक्शन है। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, स्पेसिफिक चार्ज को कैसे डिफाइन करते हैं बोलो चार्ज अपॉन मास, और बोलो चार्ज कितना है न्यूट्रॉन का 0, बट मास कितना है 1.675 × 10⁻⁻24 ग्राम, ग्राम में लिखना है तो किसे ग्राम, केजी रहता तो 27 -27, तो 0 कुछ भी मतलब क्या हुआ स्पेसिफिक चार्ज जो होगा वो कितना आ जाएगा 0 कुछ भी मतलब 0, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन इज 0, क्यों 0, क्योंकि इसका चार्ज 0 है, और स्पेसिफिक चार्ज को डिफाइन किए थे हम लोग, इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज टू द मास, वेयर चार्ज इन जनरली इन कूलम एंड मास इन ग्राम। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए है ना बाय बाय। और आपको क्या करना है, वीडियो को प्रयास करेंगे, जो जरूरतमंद होगा उनको तो शेयर किया जाएगा ही, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आपको आपके पास जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन होगा वो आपको पहुंच जाए। चलिए बाबू आज के लिए इतना ही, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, अच्छे से रहिए।